तो बच्चों, क्या आपको पता है कि ब्रांडेड चीजों में और अनब्रांडेड चीजों में पैसों का इतना अंतर कहां से आता है? तो चलिए इस डिफरेंस को समझते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए वो कंपनी, वो ब्रांड किसी भी बड़े सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी उस प्रोडक्ट से जुड़ जाते हैं। साथ ही ब्रांडेड प्रोडक्ट का एक अलग शोरूम होता है और उस शोरूम के भी खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए ओवरऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। अब देखिए बच्चों, आपने अलग अलग तरह के मार्केट देख लिए, आपने ये भी देख लिया कि कैसे चीजें बिकती हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे लोकल मार्केट हो, वीकली मार्केट हो या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इन सब शॉप्स के पास गुड्स आती कहां से हैं? यानी कि इनके पास सामान कहां से आता है? इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वेयर डू द गुड्स कम फ्रॉम इन द शॉप नियर बाय यू? आपके इस सवाल का जवाब है कि प्रोडक्ट फैक्ट्री, फार्म और कई बार घरों में भी तैयार होते हैं। लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर्स जो सामान बना रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट बहुत ही कम क्वांटिटी में, जैसे 1 किलो या सिर्फ एक शर्ट डायरेक्ट बायर्स को, यानी कि हम सबको नहीं बेचना चाहते हैं। लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर्स जो सामान बना रहे हैं वो अपना प्रोडक्ट बहुत ही कम क्वांटिटी में, जैसे 1 किलो या फिर सिर्फ एक शर्ट डायरेक्ट बायर्स को, यानी कि हम सबको नहीं बेचना चाहते हैं। कपड़े, जूते, प्लास्टिक और छोटी छोटी मशीनें, ये सब कुछ फैक्ट्री में बनते हैं। वहीं सब्जी, फल, अनाज, ये सब फार्मर्स उगाते हैं। और वहीं जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कैंडल, अगरबत्ती, मसाले, ये घर में ही तैयार किए जाते हैं। अब यहां पर हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम सब बर्गर, पिज्जा, पैटीज तो खाते ही हैं, या फिर हो सकता है कि अगर आप अपने घर पर बना हुआ बर्गर पिज्जा खाते हैं तो बिना टमेटो केचप के साथ इसे खाना कुछ अधूरा सा लगता है। अब सोचकर देखिए कि टमेटो केचप जो एक पैकेट में या बोतल में पैक करके आप शॉप से खरीद कर लाते हैं, वो बनता कैसे है? तो सबसे पहले फार्मर, या यूं कहें कि किसान, टमाटर अपने खेत में उगाते हैं। फिर वो जाते हैं फैक्ट्री में जहां उनसे टमेटो केचप तैयार किया जाता है, उसकी पैकिंग की जाती है। उसके बाद वो जाता है शॉप्स में और फिर वो आपके पास आता है। अब बच्चों, यहां पर आपसे एक सवाल एग्जाम में भी पूछा जाए कि एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व? मतलब एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे एक मार्केट की चेन फॉर्म होती है और इसके पीछे क्या पर्पस है। तो बच्चों, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा ना कि ये यमी टमेटो केचप खेतों से आप तक किस तरीके से पहुंचता है, ये दरअसल एक तरह की चेन है। इसे ही हम चेन ऑफ मार्केट या मार्केट चेन भी कहते हैं। ये चेन भी इतनी छोटी नहीं होती है। देखिए, यहां पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस पूरी प्रोसेस में पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर। प्रोडक्ट प्रोड्यूसर तैयार करता है, कंज्यूमर तक वो सबसे आखिरी में पहुंचता है। लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ये बहुत से अलग अलग स्टेप से होकर गुजरता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां पर हर रोज 1000 टी शर्ट्स तैयार की जाती हैं और आपको अपने लिए टी शर्ट खरीदनी है। तो क्या आप सीधे उस फैक्ट्री में जाकर एक टी शर्ट खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो फैक्ट्री ओनर आपको एक टी शर्ट नहीं बेचेगा, क्योंकि वो इस तरह से एक एक करके 1000 टी शर्ट्स को नहीं बेच सकता। उसे तो कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उसकी 1000 टी शर्ट्स को एक ही बार में खरीद ले, और आपको कोई ऐसा चाहिए जिससे आप सिर्फ एक टी शर्ट खरीद सकें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया क्या जाता है? सबसे पहले प्रोड्यूसर की फैक्ट्री में जो माल तैयार होता है उसे होलसेल ट्रेडर्स खरीद लेते हैं। वो लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में फैक्ट्री से सामान उठाते हैं। उसके बाद रिटेलर्स होलसेलर से अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें खरीद लेते हैं। जैसे किसी रिटेलर को
सिर्फ 100 टी शर्ट्स चाहिए तो वो उससे 100 टी शर्ट्स खरीदता है। यही रिटेलर आपका शॉपकीपर है, जिससे आगे जाकर आप अपनी एक टी शर्ट खरीदते हैं। तो यहां पर एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कंज्यूमर डायरेक्ट किससे डील करते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर आप ये दे सकते हैं कि कंज्यूमर डायरेक्टली रिटेलर से डील करते हैं। वो होलसेलर से भी डील नहीं करते, क्योंकि होलसेलर भी आपको बल्क में ही सामान बेच सकता है। यहां कंज्यूमर का मतलब है आप और हम जैसे लोग जो चीजों का उपयोग करते हैं, और रिटेलर का मतलब है वो शॉपकीपर्स जो हमें सामान लाकर बेचते हैं। वहीं होलसेलर का मतलब है वो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियों से बल्क में सामान उठाते हैं। अब जब आप मार्केट की चेन समझ चुके हैं, हम आपको बताते हैं कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ मॉल, वीकली मार्केट, सब्जी बाजार और आपके घर की आसपास की शॉप, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद नहीं होती, बल्कि मार्केट तो आपके आसपास हर जगह मौजूद होती है, और इसे ही हम मार्केट एवरीवेयर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट एवरीवेयर या मार्केट हर जगह है, इसका क्या मतलब है? देखिए, बहुत सी ऐसी चीजों का मार्केट होता है जहां आप डायरेक्टली डील करने नहीं जाते, जहां से आपको कभी कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वहां पर भी प्रोडक्ट तैयार होता है जो आप तक पहुंचता है और उसका इस्तेमाल आप ही करते हैं। अब आप सोच कर देखिए, आप जिस घर में रहते हैं वो घर ईंट, सीमेंट, रेत, छड़ से तैयार होता है। तो क्या आप कभी खुद रेत खरीदने या फिर सीमेंट खरीदने गए हैं? अब ये अलग बात है कि आप में से कुछ बच्चों के पेरेंट्स की अगर सीमेंट की शॉप होगी तो वो सीमेंट खरीदने जाते होंगे, लेकिन हर कोई सीमेंट खरीदने डायरेक्टली नहीं जाता है। ऐसे में ये रेत, सीमेंट, छड़, गिट्टी और दूसरी तरह के ग्रेवल्स का भी एक मार्केट है जिससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन इसी से आपका घर तैयार होता है और आप ही इन अलग अलग प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर हैं, क्योंकि इन्हीं सभी प्रोडक्ट से मिलकर ही तो आपका घर तैयार होता है ना? चलिए, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसकी सिक्योरिटी पुलिस और आर्मी के लोग करते हैं। अब पुलिस और आर्मी के लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हथियार, राइफल, गन। तो पुलिस और आर्मी जो काम कर रही है वो आप और हम जैसे पब्लिक की सेफ्टी के लिए ही कर रही है, लेकिन हम गन्स, राइफल खरीदने डायरेक्ट नहीं जाते, पर इनका भी अपना एक मार्केट है जहां से आर्मी के ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स के लिए उनके हथियार लाए जाते हैं। अब अलग अलग एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए होंगे कि मार्केट हर जगह है और हर चीज का अपना एक मार्केट है। अच्छा बच्चों, क्या आपको पता है ये मार्केट भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं? पहली ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरी आज की मॉडर्न मार्केट। मान लीजिए आपसे एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाए कि ट्रेडिशनल मार्केट का क्या मतलब है, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडिशनल मार्केट। आपने अपने शहर में जरूर एक ऐसा एरिया देखा होगा जो हमेशा से एक मार्केट की तरह मौजूद रहा है। उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। वहां पर अपना एक सिस्टम होता है। वहां पर पहले मार्केट सुबह 10 बजे खुल जाती है और रात को 10 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती थी। ऐसी मार्केट की यह भी खासियत होती है कि वहां पर सभी शॉपकीपर वीक में अपनी शॉप सेम डे ही ऑफ रखते हैं। कई लोग संडे को अपनी शॉप्स नहीं खोलते, तो कई जगह शॉपकीपर्स ट्यूसडे को अपनी शॉप बंद रखते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि मार्केट तो हर जगह है। आप इसे ओमनी प्रेजेंट भी कह सकते हैं। मतलब आपके लिए मार्केट हर जगह हर समय अवेलेबल है। इसे ही हम मॉडर्न मार्केट के नाम से जानते हैं। आप खुद ही सोचकर देखिए, आज आपके फोन में मार्केट है, आपके लैपटॉप में मार्केट है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शॉपिंग करने के ऑनलाइन वेबसाइट्स और एप्स जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, मिंत्रा। इन सभी ऐप से हम घर बैठे ही ग्रोसरी आइटम्स, फर्नीचर, क्रॉकरी, क्लोथिंग, मोबाइल या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, और वो हमारे पास डिलीवरी बॉय के जरिए घर बैठे ही आ जाएगा। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि मॉडर्न मार्केट किसे कहा जाता है।
अपने इस एपिसोड में हमने मार्केट के बारे में सब कुछ समझा। अब जैसा हमने अपने पहले एपिसोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, जो आपको जरूर याद होगा, वो था इक्वालिटी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट में भी इक्वालिटी है? हम सभी ये तो समझ चुके हैं कि मार्केट डाइवर्सिफाइड है। मार्केट में अलग अलग तरह का सामान मिलता है, अलग अलग जगह पर मिलता है, अलग अलग समय में मिलता है। मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर वैरायटी तो है ही, लेकिन क्या कंज्यूमर्स को लेकर इक्वालिटी है? चलिए इसे समझते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर की, तो हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी कुछ हद तक एग्जिस्ट करती है। अगर आपकी जेब में पैसा है, तो चाहे किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर से आप बिलोंग करें, आप चाहे शहर से आए हुए हों या गांव से आए हुए हों या फिर किसी भी स्टेट से हों, आप मार्केट में जाकर अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। कोई भी शॉपकीपर आपको सामान खरीदने से मना नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका बिजनेस है और वो अपने बिजनेस में नुकसान नहीं चाहेगा। लेकिन यहां पर भी इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर इनइक्वालिटी दिखाई देती है। जैसे एक बहुत ही अमीर इंसान मॉल से जाकर शॉपिंग करता है, तो एक गरीब इंसान वीकली मार्केट या लोकल मार्केट से शॉपिंग करता है। ये तो इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल हुआ, जिसे हमने कंज्यूमर्स को ध्यान में रखकर समझा, यानी कि पब्लिक को ध्यान में रखकर समझा। अब मार्केट में जो लोग काम करते हैं, यानी कि जो सेलर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि क्या यहां पर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अब इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, एक वीकली मार्केट है जहां पर लोकल टी शर्ट्स आपको 200 में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। वहीं एक ब्रांडेड मार्केट है, जैसे मान लीजिए प्यूमा या फिर मुफ्ती का शोरूम है, जहां पर आपको एक टी शर्ट खरीदने के लिए 2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब देखें, जो सेलर इन ब्रांडेड शोरूम में काम कर रहा है, वो एक टी शर्ट बेचेगा तो उसे 2000 रुपए की कमाई होगी। वहीं लोकल या वीकली मार्केट में जो सेलर टी शर्ट बेच रहा है, वो जब 10 टी शर्ट बेचेगा, तब जाकर उसे 2000 रुपए की कमाई होगी। अब यहां पर क्वांटिटी का कितना बड़ा डिफरेंस सामने नजर आ रहा है, आप खुद देख सकते हैं। अब यहां पर ये इनइक्वालिटी बहुत सारे पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। पहला तो है कैपिटल। इसे भी समझने की कोशिश करिए। अगर आपको बड़ा ब्रांडेड शोरूम खोलना है, तो आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आप एक वीकली मार्केट में जाकर कुछ बेचना चाहते हैं, तो आपको बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से कैपिटल जो इन्वेस्ट किया जाता है, उसको लेकर भी मार्केट में बहुत बड़ी इनइक्वालिटी दिखाई देती है। हम अर्निंग्स में इनइक्वालिटी तो पहले ही देख चुके हैं। इसके साथ ही बायर्स, यानी कि खरीदने वालों की कैटेगरी भी अलग अलग होती है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ब्रांडेड शोरूम में वही लोग जाएंगे जिनकी जेब में बहुत सारे पैसे हों, और लोकल मार्केट में वो लोग जाएंगे जो कम पैसे में चीजें खरीदना चाहते हों। इसके साथ ही प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। ब्रांडेड शोरूम में जो चीजें बिकती हैं, उनके पीछे मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बेचने वाले को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। वहीं वीकली और लोकल मार्केट और छोटी सी शॉप के ओनर्स को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। अब यहां तक हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट डाइवर्सिफाइड है, मार्केट में इनइक्वालिटी भी है, लेकिन एक चीज जो मार्केट की सबसे बेहतर है, वो है अपॉर्चुनिटी। मार्केट का ये जो चेन है, जहां पर प्रोड्यूसर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को चीजें बेचता है, वहां पर सबकी कमाई होती है, सबको काम करने का मौका मिलता है। जैसे देखिए, फैक्ट्री में कितने सारे लोग काम करते होंगे, तब जाकर वहां पर प्रोडक्ट बनते होंगे। अब उन प्रोडक्ट्स को होलसेलर खरीदते हैं। वो होलसेलर भी अपने पास 4-5 लोगों को काम पर रखते हैं। वो 4 रिटेलर्स को सामान बेचते हैं। इस तरह से मार्केट लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है। अब चलिए बच्चों, मार्केट को समझने के बाद मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। All person have equal right to visit any shop in marketplace. Do you think this is true of shop with expensive products? Explain with example. मतलब, अगर आपसे पूछा जाए
कि किसी भी मार्केट प्लेस के किसी भी शॉप में हर किसी को जाने का, प्रोडक्ट खरीदने का, चाहे वो एक्सपेंसिव हो, सबको इक्वल राइट है। तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? हमने देखा कि मार्केट डाइवर्सिफाइड होने के साथ साथ इनइक्वल भी है। इस बारे में हम पहले ही देख चुके हैं और यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग अपने बजट के हिसाब से ही मार्केट चुनते हैं। अगर आपके पास बजट बहुत कम है तो आप वीकली मार्केट में जाएंगे। अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर, अलग अलग शॉप्स में जाकर अपने लिए अपनी पसंदीदा चीजें खरीदेंगे। वहीं अगर आपका बजट बहुत हाई है, जो लोग बहुत अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो मॉल्स में जाकर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। यहां पर इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर इनइक्वालिटी देखी जा सकती है, जो मार्केट में भी एग्जिस्ट करती है। बच्चों, इस पूरे एपिसोड में हमने मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझा। अब आगे के एपिसोड में हम आपको एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में समझाने वाले हैं, जहां पर हम शर्ट के प्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी करीब से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं शर्ट मार्केट की ओर और जानते हैं कि एक शर्ट जो आपके सामने बहुत ही खूबसूरत दिखती है, आखिरकार वो बनती कैसे है, उसमें किन किन लोगों की मेहनत लगी हुई है, शर्ट्स मार्केट कितना बड़ा है। समझने के लिए चलिए चलें अपने नेक्स्ट एपिसोड की ओर। बच्चों, पिछला एपिसोड हमने जहां पर खत्म किया था ना, इस चैप्टर की शुरुआत भी हम वहीं से करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में आपने देखा कि मार्केट में कितनी इनइक्वालिटीज हैं और इस एपिसोड में भी हम मार्केट की इनइक्वालिटी को ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन खास तौर पर शर्ट के मार्केट को ध्यान में रखते हुए। इसलिए इस एपिसोड की शुरुआत में बच्चों, सबसे पहले हम शर्ट बनाने के प्रोसेस को एक नजर में देखते हैं। बच्चों, आपको ये तो मालूम ही होगा कि मार्केट में जब भी हम शर्ट खरीदने जाते हैं तो हमें अलग अलग वैरायटी और अलग अलग कपड़ों की शर्ट्स दिखाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड कॉटन की शर्ट्स की ही होती है। अब कॉटन एक तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। सबसे पहले एक किसान अपने खेतों में कॉटन उगाता है, फिर उस कॉटन से धागा तैयार किया जाता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े को फिर डाई किया जाता है, उस पर प्रिंट किया जाता है और उसके बाद उसे अलग अलग डिजाइन्स में सिला जाता है। तब जाकर एक शर्ट तैयार होती है। ये शर्ट्स फैक्ट्री में तैयार की जाती हैं। फैक्ट्री से ये होलसेलर के पास पहुंचती हैं, होलसेलर से रिटेलर के पास पहुंचती हैं और फिर रिटेलर या जो शॉपकीपर भी है वो आपको शर्ट्स बेचता है। पर बच्चों, क्या आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में चाहे वो फार्मर हो या मैन्युफैक्चरर हो या फिर होलसेलर हो, सबको इक्वली ही प्रॉफिट होता है? चलिए इसे एक स्टोरी के एग्जाम्पल से समझते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के पास एक गांव है कुरनूल, जहां पर कॉटन यानी कि कपास की अच्छी खासी खेती की जाती है। वहां पर एक लेडी फार्मर है जिनका नाम है गौरी। गौरी बहुत मेहनत करती हैं और कॉटन उगाने का काम करती हैं, लेकिन खेतों में कॉटन उगाने के लिए पहले उसे बीज, पानी और फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत है। और ऐसे में शुरुआती खर्च उठाने के लिए गौरी एक लोकल ट्रेडर से कुछ पैसे उधार लेती हैं। उसने 3,500 रुपए उधार लिए। तब ट्रेडर ने गौरी के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त कि आप मुझे 3,500 के बदले 4,000 वापस करोगी, और दूसरा, आप जो भी कॉटन की खेती करोगी उसे आपको सिर्फ मुझे ही बेचना होगा, आप उसे कहीं भी बाहर नहीं बेच सकती। गौरी को पैसे की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसको अपने कपास की खेती का काम शुरू करना था। इसलिए उसने वो शर्तें मान ली। अब जब कल्टीवेशन का टाइम आया, यानी कि कॉटन की हार्वेस्टिंग हुई, कॉटन को तोड़ तोड़ कर इकट्ठा किया गया। इसके बाद गौरी के पास कुल मिलाकर 4 क्विंटल कॉटन यानी कि 400 किलो कॉटन इकट्ठा हो गया। गौरी को बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वो शहर जाकर इस कॉटन को बेचेगी तो उसे 2,500 से 2,800 रुपए पर क्विंटल का रेट आराम से मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह थी कि वो अपना कॉटन सिर्फ लोकल ट्रेडर को ही बेच सकती थी, जिसने उसे पैसे उधार दिए थे। वो लोकल ट्रेडर के पास गई
लोकल ट्रेडर ने 2,000 रुपए का रेट लगाया। अब गौरी को कॉटन मजबूरी में उसे बेचना पड़ा और कॉटन के बिकने से गौरी को 8,000 रुपए मिले, जिसमें से 4,000 तो ट्रेडर ने वैसे ही रख लिए क्योंकि उसने पैसे उधार दिए थे, जबकि गौरी को सिर्फ 4,000 रुपए मिले। लेकिन गौरी को बहुत तकलीफ हुई। उसे ऐसा लगा कि इससे तो बेहतर था कि वो दूसरे के खेतों में जाकर लेबर की तरह साल भर काम कर लेती, तब भी उसे इतने ही पैसे मिल जाते। दिन रात मेहनत करके कॉटन उगाने का क्या फायदा हुआ? अब यहां पर आप देख रहे हैं कितनी इनइक्वालिटी है। एक फीमेल जो हिम्मत करके अपने खेतों में कॉटन की खेती कर रही है, उसे उधार के नाम पर कैसे दबाया जा रहा है, कैसे उससे इंटरेस्ट भी वसूला जा रहा है और उसे अपना प्रोडक्ट आगे बेचने भी नहीं दिया जा रहा है। ये एक मेजर परेशानी है जिससे किसान अक्सर जूझते हैं। अब यहां पर आपने पहला मार्केट देखा जहां पर रॉ कॉटन को खरीदा और बेचा जा रहा है। अब चलिए दूसरे मार्केट की ओर चलते हैं और इसके लिए हम चलते हैं तमिलनाडु की तरफ, जहां पर हम जानेंगे कि कैसे कॉटन से थ्रेड बनता है और थ्रेड यानी कि धागे से आगे बनता है फिर कपड़ा, और हम देखेंगे कपड़े का मार्केट कैसे काम करता है। अभी अभी हमने गौरी और आंध्र प्रदेश की छोटी सी कहानी के जरिए ये समझा कि शर्ट के बनने की शुरुआत कहां से होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो कपास था जिसे गौरी ने मार्केट में बेचा था, उससे धागा बनाया जाता है और इसी धागे से बनता है कपड़ा, और इस कपड़े से बनती है शर्ट। आपने देखा होगा कि वीवर्स यानी कि बुनकर कपास को धागे में बदलते हैं और धागे को फिर कपड़े में बदलते हैं, और व्यापारी वो कपड़ा बुनकर से उठाकर मार्केट में ले जाकर होलसेलर के पास बेच देते हैं। इसके लिए हम एक और स्टोरी की तरफ चलते हैं, और इस कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको जाना होगा आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु। तमिलनाडु के ईरोड शहर में एक मर्चेंट है जो कपड़े की ट्रेडिंग का काम करता है। लेकिन ये सिर्फ कपड़े की ट्रेडिंग नहीं करता, बल्कि कपड़ा बनवाता भी है। ये ट्रेडर क्या करता है? मान लीजिए इस ट्रेडर का नाम है विजय। तो विजय अलग अलग दूसरे ट्रेडर्स के पास जाता है जो कि कपास से धागा बनवा चुके हैं, और धागा यानी कि यान को वहां से खरीदता है। विजय अलग अलग लोगों से कम कीमत में यान खरीदता है और फिर उन धागों को ले जाकर बुनकरों को दे देता है। अब बुनकर जिन्होंने अपने ही घर पर छोटी छोटी पावर लूम मशीन्स लगा रखी हैं, वो इन मशीनों की मदद से ट्रेडर्स जो धागे देता है उनसे कपड़े बनाते हैं, और कपड़े बनाकर ट्रेडर्स को वापस दे देते हैं, और विजय उन्हें उनके काम के बदले पैसे भी देता है। अब यहां पर हमने देखा कि विजय कुछ खास काम नहीं कर रहा है। वो एक जगह से धागा उठाता है और ले जाकर बुनकरों को देता है। जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो वहां से कपड़ा उठाता है और उसे ले जाकर होलसेल मार्केट में बेच देता है। यहां पर ज्यादा मेहनत किसकी लग रही है? यहां पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं बुनकर। और ये जो सिस्टम है जहां पर ट्रेडर धागा लाकर बुनकरों को देता है और फिर बुनकर उससे घर पर ही कपड़ा तैयार करते हैं, फिर वापस से शहर जाकर ट्रेडर्स को वो कपड़े देते हैं और उसके बदले अपने पैसे ले लेते हैं, इसे ही पुटिंग आउट सिस्टम भी कहते हैं। बुनकर ईरोड के ही छोटे से गांव में रहते हैं, जो अपने घरों के बगल में शेड्स लगा लेते हैं और वहां पर घंटों काम करते हैं। न सिर्फ एक बुनकर बल्कि उनकी फैमिली का हर मेंबर कई घंटे वहां पर पावर लूम मशीन पे काम करते हैं, और उसके बाद कहीं जाकर वो कपड़ा तैयार कर पाते हैं। सिर्फ शर्ट के कपड़े ही नहीं, साड़ी, टॉवल और दूसरे भी ड्रेस मटेरियल्स, बेडशीट वगैरह भी इन्हीं मशीनों के जरिए वो तैयार करते हैं। अब बच्चों, अगर आपको पावर लूम का मतलब नहीं समझ आ रहा तो हम आपको बता देते हैं कि पहले हैंडलूम मशीन हुआ करती थी जिसे हाथ की मदद से चलाया जाता था। उसमें टाइम ज्यादा लगता था। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, तो पावर लूम मशीन बनाई गई है जिसमें आप हाथ से और मशीन की ताकत से दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, और इससे बुनकरों का काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि जो बुनकर है वो ट्रेडर या मर्चेंट से धागा लाकर फिर कपड़े बनाकर उसे ही वापस क्यों देते हैं?
क्यों ना वो ऐसा करें कि वो धागा खुद खरीद कर लाएं, उससे कपड़े बनाएं और उन्हें सीधे उस मार्केट में ले जाकर बेच दें जहां पर मर्चेंट उसे जाकर बेचता है। ऐसे में मर्चेंट का कमीशन खत्म हो जाएगा और बुनकरों को डबल फायदा होगा। लेकिन बुनकरों के पास भी प्रॉब्लम है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद धागे पर अपने पैसे नहीं फंसा सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें धागा ढूंढने के लिए अलग अलग मार्केट में जाना होगा, जिससे उनके ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। फिर वो उसे लाकर अपने घर में कपड़ा बुनेंगे, फिर कपड़ा बुनकर उसे सही मार्केट में बेचने जाएंगे। उन्हें शहरों तक जाना होगा, जिसमें उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा फिर बढ़ जाएगा और उनका समय भी बर्बाद होगा। इसलिए वो ऐसा करने के बजाय मर्चेंट पर डिपेंड करते हैं। मर्चेंट उनका टाइम बचाता है, इसके बदले उसे कमीशन मिलता है और बुनकरों के पैसे भी नहीं लगते और उनकी रोजी रोटी भी आराम से चल जाती है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मर्चेंट बुनकरों को इस्तेमाल करते हैं, कम से कम कीमत में उनसे काम करवाते हैं। बुनकर अब मर्चेंट के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि अगर मर्चेंट नहीं होंगे तो उन्हें काम ही नहीं मिलेगा, और इसके बदले मर्चेंट अच्छा खासा कमीशन कमाते हैं। वो बुनकरों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते कि वो डायरेक्ट जाकर अपना काम मार्केट से करें। इस तरह से हम एक बार फिर मार्केट में इनइक्वालिटी देखते हैं। इनइक्वालिटी है मर्चेंट और बुनकरों के बीच। फाइनल प्रोडक्ट कपड़ा बन रहा है, लेकिन उसे बनाने का काम बुनकर कर रहे हैं। फिर भी बुनकरों को कम फायदा होता है और मर्चेंट को ज्यादा फायदा होता है। बुनकरों के पास सिर्फ एक मर्चेंट का ऑप्शन होता है, लेकिन मर्चेंट के पास पूरी दुनिया एक तरह से ऑप्शन होती है। वो जाकर किसी भी बड़ी से बड़ी गारमेंट कंपनी को अपना कपड़ा बेच सकता है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। अब यहां पर जो पुटिंग आउट सिस्टम था, जिसमें हमें पता चला कि जो वीवर्स हैं वो बहुत नुकसान झेल रहे थे, इसलिए वीवर्स के कोऑपरेटिव जो हैं वो वीवर्स की इस प्रॉब्लम को समझते हुए उनको कुछ ऑप्शंस देते हैं ताकि उनका नुकसान कम हो और वो गुड इनकम जनरेट कर सकें। अब बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा कि ये कोऑपरेटिव क्या होते हैं और वो वीवर्स को ऐसा क्या ऑप्शन देते हैं। तो कोऑपरेटिव एक टाइप का सिस्टम है जिसमें एक ही तरह के काम में लगे हुए लोग, एक ही इंटरेस्ट रखने वाले लोग एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं ताकि उन सबको एक साथ बेनिफिट हो सके। इस सिस्टम को समझने के लिए अब आप इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे बुनकरों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। सबने पैसे कलेक्ट किए। अब उनके पास इतने पैसे हो गए कि वो मार्केट से जाकर धागा खरीद सकते हैं। और हमने पहले भी देखा कि मशीन तो सबके पास है, सभी ने कपड़ा बनाया। अब उस कपड़े को एक साथ इकट्ठा किया और क्योंकि सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम हो गया। अब उन्होंने ट्रांसपोर्ट की गाड़ी हायर की और कपड़े को ले जाकर शहर में बेचा और सबने अपने अपने काम के हिसाब से पैसे बांट लिए। इस तरह से जो मर्चेंट का बीच का कमीशन था वो कट जाता है और बुनकरों को ज्यादा फायदा होता है। अब यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि कोऑपरेटिव्स के आने से बुनकरों को और क्या क्या फायदा होता है। देखिए, कोऑपरेटिव्स आने से हमने पहला फायदा तो देख ही लिया कि मर्चेंट का जो कमीशन है वो बीच में से हट जाता है और सब मिलकर काम करते हैं तो मार्केटिंग का झंझट नहीं होता है। वो किसी एक बड़े से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाकर कपड़े बेच सकते हैं। गवर्नमेंट ने मार्केटिंग के इस झंझट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जैसे अगर हम तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि हमने इरोड गांव का एग्जाम्पल लिया जो कि तमिलनाडु में ही है, तो तमिलनाडु गांव में जितने भी सरकारी स्कूल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल थे उनके बच्चों को फ्री में स्कूल यूनिफॉर्म दी जा रही थी। अब यूनिफॉर्म बनाने के लिए जो कपड़े थे वो गवर्नमेंट इन्हीं कोऑपरेटिव से खरीदने लगी, जिससे बुनकरों को एक मार्केट मिल गई जहां पर वो अपना कपड़ा बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट ने कोऑपटेक्स यानी कि कोऑपरेटिव टेक्सटाइल शॉप की शुरुआत की, जहां पर कोऑपरेटिव के तौर पर जाकर आप अपने कपड़े बेच सकते हैं, वो भी अच्छी कीमत पर। और इस तरह से बुनकरों का ग्रुप जो इनइक्वालिटी फेस कर रहा था, उस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए सरकार भी ऐसे लोगों की मदद कर रही है।
अब यहां पर हमने देखा कि सरकार ने कैसे बुनकरों की मदद की, लेकिन हर बार सरकार बुनकरों से डायरेक्ट या कोऑपरेटिव से डायरेक्ट कपड़े तो नहीं खरीद सकती। अब यहां पर एक और सिस्टम काम करता है, जहां पर बिग बिजनेस हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब ये बिग बिजनेस हाउसेस क्या होते हैं, चलिए बताते हैं। एक्चुअली इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और ये गारमेंट के बिजनेस में लगे हुए होते हैं। अब यहां पर आप एक और सप्लाई चेन फिर से देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर आता है बुनकर, जिसने धागे से कपड़ा बनाया। अब बुनकर से मर्चेंट कपड़ा लेता है और मर्चेंट ले जाकर कपड़े को गारमेंट फैक्ट्री में बेचता है। गारमेंट फैक्ट्री में जब कपड़े तैयार हो जाते हैं तो फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में लगे हुए लोग उन शर्ट्स को फैक्ट्री से बल्क रेट में खरीद लेते हैं और उन्हें ले जाकर बिग बिजनेस हाउसेस को दे देते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और उस ब्रांड के दम पर वो अपने कपड़े की सेल कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ एक सप्लाई चेन काम नहीं करती, बल्कि एक प्रेशर भी काम करता है, क्योंकि अगर किसी गारमेंट फैक्ट्री को बिग बिजनेस हाउसेस के साथ या बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना है तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त कि आपको बहुत कम से कम रेट पे कपड़े बनाकर देने होंगे। दूसरा, आपको क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी होगी और डिलीवरी टाइम का ध्यान रखना होगा। अगर क्वालिटी में कोई खराबी होती है या डिलीवरी टाइम में देरी हो जाती है या फिर क्वांटिटी कम आती है तो ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस फॉरेन ट्रेडर्स से उनके पैसे काट देते हैं। अब वो सीधे पलटवार करते हैं और गारमेंट फैक्ट्री में उनके पैसे काट देते हैं। इस तरह से एक प्रेशर भी चलता है और आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रेशर पीछे जाते जाते लास्ट में जाकर बुनकरों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। बुनकरों पर प्रेशर होता है कम कीमत पर कपड़ा बनाने का और जल्दी डिलीवर करने का। इस तरह से यहां सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी कौन महसूस कर रहा है? वो है बुनकर। और सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? वो हैं बड़े बड़े ब्रांड्स, बिग बिजनेस हाउसेस। बच्चों, आपको अभी तक ये तो समझ आ गया होगा कि जो गारमेंट फैक्ट्री है वहां पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। वहां पर टेलर्स काम करते हैं जो कि कपड़े के पीस से शर्ट बनाते हैं। फिर उस शर्ट को आयरन करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं। आगे चलकर क्वालिटी चेक के लिए अलग अलग लोग होते हैं। फिर उन्हें पैक करने और ट्रांसपोर्ट में ले जाकर रखने के लिए कुछ लेबर्स होते हैं। इस तरह से एक गारमेंट फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फैक्ट्री के ओनर्स इनसे बहुत ही कम कीमत पर काम करवाते हैं। किसी किसी को तो मंथली बस 3 से 4 हजार रुपए ही दिए जाते हैं। और ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं वो खुद तो अच्छा खासा मुनाफा कमाती हैं, क्योंकि वो यहां इंडिया में कपड़े तैयार कर उन्हें ले जाकर यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में बेच देती हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहां ये भी जान लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में भारत से बना कपड़ा कैसे बिकता है और कैसे वो मार्केट काम करता है। आपको यहां पर एक छोटी सी कहानी बताते हैं। यूनाइटेड स्टेट की एक शॉप है जहां पर जॉन उस शॉप का ओनर है। वो वहां पर कपड़े बेच रहा है, मतलब उन सभी शर्ट्स को बेच रहा है जिन्हें उसने दिल्ली की उस गारमेंट फैक्ट्री से बल्क में खरीद कर मंगवाया था। अब वही शर्ट्स यूनाइटेड स्टेट के एक मॉल में जॉन की शॉप में बिक रही हैं, वो भी 1800 रुपए में। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उसने इंडिया से वो एक शर्ट सिर्फ 200 से 400 रुपए में ही खरीदी थी। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा मार्जिन, वो भी एक ही शर्ट में, एक ही शर्ट से इतने ज्यादा पैसे कमाए जा रहे हैं। अब आपको यहां समझना होगा कि ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली ये जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं वो पैसे और भी बहुत सारी जगहों पर खर्च करते हैं। इंडिया से जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा, स्टोरेज का खर्च, जिस शोरूम में शर्ट बिक रही है वहां का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च। अब आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े मॉल्स में बाहर कई सारे पोस्टर्स लगे होते हैं जिनमें कोई सेलिब्रिटी उस शर्ट को पहनकर उस शर्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी होता है। अब ये जो बिग बिजनेस हाउस होते हैं वो ये सारा खर्चा उठाते हैं और इसके बाद जिस कीमत पर वो शर्ट बिकती है वो उसका प्रॉफिट होता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम में बहुत सारी सप्लाई चेन्स काम करती हैं
जिसमें बहुत से लोगों को काम भी मिलता है और ये अच्छी बात भी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर और सबसे ज्यादा काम लिया जाता है लोअर कैटेगरी के लोगों से, और सबसे ज्यादा फायदा होता है सबसे ऊपर बैठे हुए लोगों को, जैसे बिग बिजनेस हाउस को और यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री की एक बड़ी सी शॉप में शॉप चलाने वाले बड़े बड़े शॉपकीपर्स को। बच्चों, इस एपिसोड में हमने शर्ट के मार्केट को लेकर इंडिया के एक छोटे से गांव में जहां पर कपास की खेती हो रही है, वहां से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की उस बड़ी सी शॉप तक की कहानी देखी और देखा कि कैसे कपास की खेती से शर्ट तक का सफर तय होता है। वहां पर किसके किसके साथ क्या क्या होता है, कैसे ये पूरा मार्केट सिस्टम काम करता है। अब बात आती है मार्केट और इक्वालिटी की। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस पूरी मार्केट में इक्वालिटी का ध्यान रखा जाता है? वैसे ये सब कुछ आप पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन एक छोटे से रिवीजन के साथ हम इसे दोबारा से समझ लेते हैं। यहां पर आपने देखा है कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक इस मार्केट में बहुत से लोग काम करते हैं। बुनकर, मर्चेंट, गारमेंट कंपनी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में लगे हुए लोग और फॉरेन ट्रेडर्स। यहां पर आपसे एक सवाल जो हमने पहले भी पूछा था वो था कि प्रॉफिट किसको ज्यादा होता है? प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है फॉरेन में बैठे हुए उस बिजनेस पर्सन को जिसने इंडिया की शर्ट मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। और मुनाफा सबसे कम किसको मिलता है? वो हैं बुनकर, लेबर्स को, ट्रेलर्स को, क्योंकि वो तो सैलरी तक सीमित रहते हैं। यहां पर हम एक लाइन में कह सकते हैं कि इस पूरे मार्केट में प्रॉफिट को लेकर इक्वल बिहेव नहीं किया जाता है। हर कोई एक इक्वल प्रॉफिट गेन नहीं करता है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि जब मार्केट में इक्वली बिहेव नहीं किया जाता, जब सबको बराबर फायदा नहीं होता है, तो क्या इस तरह के मार्केट के होने का कोई फायदा है? इसका जवाब आप खुद भी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए। मार्केट का अपना एक बहुत बड़ा फायदा है। अब सोचकर देखिए, खेतों में गौरी जो कपास उगा रही थी, वो कपास उगाकर क्या करती? अगर मार्केट ही नहीं होता तो? वो बुनकर जिसको धागे से कपड़ा बनाना आता है, वो कपड़ा बनाकर क्या करता अगर मार्केट ही नहीं होता तो? और अल्टीमेटली मार्केट नहीं होता तो हम तक कपड़ा कैसे पहुंचता? इसलिए मार्केट होने का अपना एक फायदा है। मार्केट से सबको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, काम मिलता है, किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छी तरह से चलती है। अब यहां पर बच्चों ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि मार्केट हर किसी को अपॉर्चुनिटी तो देता है, लेकिन इक्वल प्रॉफिट नहीं देता। प्रॉफिट के मामले में और प्रेशर के मामले में हम इक्वालिटी नहीं देख सकते, लेकिन हां, अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलती है। इस एपिसोड के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की ओर, जिसमें आप जानेंगे कि इक्वालिटी को लेकर स्ट्रगल कैसे किया जाता है और उसका क्या रिजल्ट सामने आता है। आगे आने वाला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से नेक्स्ट एपिसोड पूरा सुनिए। इस पूरी सीरीज में आपने कई सारे ऐसे लोगों के बारे में देखा, जाना और समझा जिन्हें अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं असमानता या इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा। क्या आपने भी अपने आसपास ऐसे कोई एग्जाम्पल देखे हैं जहां लोगों को इक्वली ट्रीट ना किया गया हो? इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक साथ आगे आए और जिन्होंने इक्वालिटी के लिए फाइट की, जस्टिस के कई मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को उनका न्याय दिलवाया। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी नागरिकों को इक्वल नजर से देखता है। किसी भी व्यक्ति के साथ स्टेट और लॉ उसके रिलीजन, सेक्स, कास्ट या उसकी अमीरी और गरीबी के अकॉर्डिंग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। देश के हर एडल्ट नागरिक को इलेक्शन के दौरान वोट देने का इक्वल अधिकार है और इसी पावर को, जिसे आप मताधिकार या पावर ओवर द बैलेट बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका इस्तेमाल हम सब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने और बदलने के लिए करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पावर ओवर द बैलेट बॉक्स का मतलब क्या है, और एग्जाम में भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, जैसे डिस्क्राइब
पावर ओवर द बैलेट बॉक्स इन योर ओन लैंग्वेज। तो हम आपको सरल शब्दों में बता दें कि पावर ओवर द बैलेट बॉक्स लोगों की किसी भी इलेक्शन के दौरान उनके अकॉर्डिंग राइट कैंडिडेट चूज करने की पावर को इंडिकेट करता है। ये हर एडल्ट नागरिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है जो गवर्नमेंट को चलाने में अहम योगदान देती है। इसके द्वारा हम उन नेताओं को चुन सकते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, इंपॉर्टेंट मुद्दों पर ध्यान देंगे, साथ ही देश और हमारे हित में उन चीजों के लिए काम करेंगे। बैलेट बॉक्स या मताधिकार के अधिकार से हमारे अंदर इक्वालिटी की फीलिंग जनरेट होती है। हमें महसूस होता है कि हमारे वोट की भी उतनी ही पावर है जितनी किसी और नागरिक की। लेकिन ये इमोशन, ये भाव लाइफ के हर एस्पेक्ट तक नहीं पहुंच पाता। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में जाना कि कैसे हेल्थ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है और सरकारी हॉस्पिटल्स की लापरवाही के कारण कई लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं और ऐसे लोग ये सभी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह से हमने आगे भी अपने दूसरे एपिसोड्स में बाहर जाकर काम करने वाले लोगों के रिसोर्सेज में भी इनइक्वालिटी के कई सारे एग्जाम्पल्स को देखा था। जैसे समझा जाए तो हर इंसान अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है। कोई इंसान किसी रोड साइड ठेले पर जूस बेच रहा है, या फिर ऐसी ही कोई महिला जो घर पर बहुत अच्छा अचार बनाकर अपनी लाइफ बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश कर रही है। देखा जाए तो सब अपने अपने काम में भरपूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े एडवर्टाइजमेंट्स का मुकाबला कर पाएं। और बस अच्छे रिसोर्सेज ना होने के कारण ही वो इन लोगों की बराबरी नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि उस लेडी ने जो अपने घर पर अचार बनाया था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर पाती, इसलिए बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से पीछे रह जाती है। देखा जाए तो ये रिसोर्सेज को लेकर इनइक्वालिटी का ही एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमने कुछ छोटे छोटे फार्मर्स का भी एग्जाम्पल देखा था जो अपनी फसल उगाने के लिए दूसरों से पैसे उधार लेते हैं क्योंकि उनके पास कंप्लीट रिसोर्सेज नहीं थे, और बाद में उसी उधार को चुकाने के लिए उन्हें अपनी फसल को कम कीमत पर बेचना भी पड़ता है। कई बार तो उधार देने वाला उन्हें मजबूर भी करता है कि वो अपनी फसल उसी को बेचें, और वो भी कम कीमत पर, जिसके फार्मर्स को मार्केट में अच्छे खासे दाम मिल सकते थे। इन्हीं तीनों लोगों के एग्जाम्पल की तरह हमारे पूरे देश में ऐसे कई लोग हैं जो लगातार अपनी मेहनत से दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बाद भी उन्हें इंसल्ट का सामना करना पड़ता है और अपनी मेहनत को कम कीमत पर लोगों को देना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों के पास अपना खुद का काम करने, अपना बिजनेस स्टार्ट करने या अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी जगह पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। पॉवर्टी और इनसफिशिएंट रिसोर्सेज आज भी इंडियन सोसाइटी में लोगों के लिए इनइक्वालिटी के सबसे बड़े कारणों में से एक है। पॉवर्टी और अनसफिशिएंट रिसोर्सेज आज भी इंडियन सोसाइटी में लोगों के लिए इनइक्वालिटी के सबसे बड़े कारणों में से हैं। इसी तरह अगर हम दूसरी साइड देखें तो कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज होने के बावजूद उन्हें उनकी कास्ट के बेसिस पर इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी मुस्लिम परिवार को रेंट पर घर लेने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनके रिलीजन के बेसिस पर लोग उन्हें रेंट पर घर देने से घबराते हैं। चलिए इसे हम आपको एक कहानी के जरिए समझाते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में आसपास 4 अलग अलग फैमिली रहती हैं। एक फैमिली में दलित हैं, एक मुस्लिमों का परिवार है, एक जनरल कैटेगरी की फैमिली है लेकिन वो गरीब हैं, या यूं कहें कि उनके पास पैसों की थोड़ी कमी है। चौथा एक परिवार है जो ओबीसी कैटेगरी में आता है, लेकिन वो परिवार बहुत अमीर है। ये चारों फैमिलीज बिल्कुल आस पड़ोस में ही रहती हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते हुए भी वो सब एक दूसरे से मिलजुल कर आगे नहीं बढ़ पाते थे। यहां पर लोगों में मुस्लिम और हिंदू का भेदभाव भी था। मुस्लिमों के घर जितने भी हिंदू थे
वो आते जाते नहीं थे। वैसे ही मुस्लिम भी हिंदुओं के घर आकर खाना पीना सही नहीं समझते थे। वहीं भले ही जनरल कैटेगरी की फैमिली पैसे के मामले में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद वो भी दलित और ओबीसी के घर नहीं जाया करते थे। और वहीं ओबीसी कैटेगरी में आने वाली फैमिली जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो भी जनरल कैटेगरी की उस फैमिली को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। तो एक तरीके से यहां इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम में धर्म का डिस्क्रिमिनेशन और ओबीसी जनरल दलित में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और साथ ही अमीर और गरीब स्टेटस का भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जा सकता है। ऐसे ही वुमेन्स द्वारा किए गए काम को आदमियों से कम समझा जाता है। जैसे एक महिला जो घर का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है और साथ ही अपने घर पर ही सिलाई का काम करती है, उसके बावजूद भी उसे अपने पति से या किसी और से कई बार ये सुनने को मिलता है कि आखिर तुम करती ही क्या हो। तो जैसा कि हमने इन सभी केसेस में देखा, सबके साथ हुए डिस्क्रिमिनेशन का प्राइमरी रीजन यही था कि या तो वे किसी खास सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड से थे या वो महिलाएं थीं। इसलिए रिलीजन, कास्ट और सेक्स कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आज भी इंडिया में लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। कई बार पॉवर्टी, लैक ऑफ डिग्निटी और कुछ सर्टेन कम्युनिटीज और ग्रुप्स के लिए डिसरिस्पेक्ट कुछ ऐसे पावरफुल मिले जुले रूप में सामने आती है कि ये समझ ही नहीं आता कि एक तरह की इनइक्वालिटी कब खत्म होती है और दूसरी तरह की इनइक्वालिटी कब शुरू हो जाती है। जैसे कि आप पहले समझ चुके हैं, दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों को स्कूल से जल्दी ड्रॉप आउट लेना पड़ता है। ये सिचुएशन पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज की कमी का एक कंबाइंड रूप है। आप में से लगभग सभी ने अपने आसपास किसी को देखा होगा या अपने किसी बड़े से सुना होगा कि कभी कभी किसी ने कैसे अपने साथ या अपने आसपास हो रही इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को न्याय दिलाने के लिए स्ट्रगल किया, और उनके इसी काम के कारण आज लोग उन्हें बहुत ही सम्मान देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? हो सकता है आपने इस बारे में ना सोचा हो, लेकिन मेरे ये सवाल पूछने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग एक ऐसे एक्ट के अगेंस्ट खड़े हुए जिसके लिए और किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते और सभी की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें एक जैसा ट्रीट करते हैं। यही रीजन है कि इन्हें भी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं और इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए भी जाते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन से हमें यह समझ आता है कि हम और आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो बदले में हमें भी रिस्पेक्ट मिलती है। इसलिए आप सभी को भी हमेशा अपने आसपास मौजूद लोगों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि इक्वालिटी के लिए फाइट और स्ट्रगल करने वाले लोगों के साथ बहुत से लोग खड़े होते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। हमारे देश में ऐसे कई मुद्दे हैं, कई टॉपिक्स हैं जिनके लिए लोग इकट्ठा हुए, साथ में स्ट्रगल किया, अपने लिए लड़ाई लड़ी और अपने फेवर में कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर हासिल किया। इनमें कई बीड़ी मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर, फिशरमैन के साथ और भी कई लोग हैं जिन्होंने जस्टिस के लिए अपने तरीके से लड़ाई लड़ी। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाने के लिए स्ट्रगल किया जो कलेक्टिवली रिसोर्सेज पर अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर सके। और ऐसे ही कुछ ग्रुप्स में से एक है तवा मत्स्य संघ। बच्चों, हो सकता है आप में से सबको इस बात की जानकारी ना हो, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि जब भी कोई न्यू डैम बनता है या फॉरेस्ट को एनिमल्स के लिए सैंक्चुअरी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कई हजारों लोगों को वहां से हटाया जाता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार पूरे के पूरे गांव खत्म हो जाते हैं और उन लोगों को दूसरी जगह जाकर नए घर बनाने पड़ते हैं।
नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। इनमें से अक्सर लोग शहरों में जाकर भी गरीब ही रह जाते हैं। इन्हें अक्सर सिटीज के बाहर की जगह में दोबारा बसाया जाता है, जहां न इनके लिए सही से काम होता है और न ही बच्चों के लिए एजुकेशन। इन लोगों के लिए जिंदगी एक स्ट्रगल में ही निकल जाती है। कई ग्रुप्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस इनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सबको सक्सेस नहीं मिलती। और कुछ लोग हैं जिनके स्ट्रगल काम आते हैं। उनमें से ही एक है तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के मछुआरों का एक ग्रुप है, जिन्हें अपने अधिकार हासिल करने में कई साल लग गए। इनकी कहानी शॉर्ट में समझने की जगह हम शुरुआत से देखेंगे कि आखिर कैसे इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और आखिरकार सरकार को इन्हें इनका हक देना ही पड़ा। तवा छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी है, जो कि होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल से गुजरते हुए आती है। तवा पर 1958 में एक डैम बनाने का काम शुरू हुआ, जो कि 1978 में पूरा हुआ। डैम बनने के कारण जंगल के बड़े एरिया के साथ ही बहुत सी एग्रीकल्चरल लैंड डैम में डूब गई, जिसके बाद उस जंगल में रहने वाले लोग और किसान अपना सब कुछ खो बैठे। लेकिन उसके बाद भी वो थोड़ा बहुत मछली पकड़ने के काम से अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन इस चीज की हद तो तब हो गई जब गवर्नमेंट ने 1994 में तवा रिजर्वॉयर में फिशिंग का काम भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने लोकल लोगों को काम से हटा दिया और बाहर से चीप लेबर ले आए, जो इनके लिए कम दामों पर काम करने को रेडी थे। साथ ही इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने गांव वालों को गुंडों को बुलवाकर धमकियां देना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग वहां से हटने को रेडी नहीं थे। लेकिन उस वक्त गांव वालों ने हार नहीं मानी और कलेक्टिवली ये डिसाइड किया कि अब अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करने और ऑर्गेनाइजेशन बनाने का टाइम आ गया है। और इसी तरह से उन लोगों ने मिलकर तवा मत्स्य संघ नाम के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। उसके बाद न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ यानी TMS ने गवर्नमेंट से अपने लाइवलीहुड के लिए उन लोगों को डैम से फिशिंग करने की परमिशन दी जाए, इसकी डिमांड की। ये डिमांड करते हुए उन्होंने रिलीज निकाली और चक्का जाम यानी रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक कमेटी बनाई और गांव वालों की सिचुएशन को देखते हुए सब कुछ डिस्कस करने के बाद 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि तवा रिजर्वॉयर से फिशिंग के राइट्स उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो वहां से डिस्प्लेस किए गए थे। और इसके 2 महीने बाद ही गवर्नमेंट ने इन्हें फिशिंग के लिए 5 साल के लिए लीज पर एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा एरिया के 33 विलेजेस के लोगों के लिए न्यू ईयर पर आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अब अगर कभी आपके सामने ये सवाल आ जाए कि व्हाट इज तवा मत्स्य संघ एंड फॉर व्हाट इश्यू तवा मत्स्य संघ इज फाइटिंग फॉर, या फिर तवा मत्स्य संघ का निर्माण क्यों हुआ और उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल की, तो आप इस स्टोरी के बेसिस पर उसका जवाब आसानी से लिख पाएंगे। इसके साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि तवा मत्स्य संघ के साथ फिशरमैन ने जुड़कर लगातार अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज किया। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि उन लोगों ने एक साथ मिलकर एक ऐसा कोऑपरेटिव बनाया जिससे वे अच्छी कीमत पर उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियों को बेच सकें। ये कोऑपरेटिव इन लोगों के लिए मार्केट तक मछलियों को पहुंचाने, उन्हें अच्छी कीमत पर बेचने, उन्हें पकड़ने के लिए नेट और बाकी चीजें खरीदने के लिए लोन देने जैसे कई काम करती है। इसने उन फिशरमैन की अर्निंग को लगभग 3 गुना तक बढ़ाया तो है ही, साथ ही ये भी प्रूव किया कि अगर इन लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को उनके लाइवलीहुड के लिए प्रॉपर राइट्स दिए जाएं, तो वो अच्छे मैनेजर भी बन सकते हैं। तवा मत्स्य संघ के बारे में इतना कुछ जानने के बाद और आपके मन में उठ रहे उनसे जुड़े सभी सवालों के जवाब जानने के बाद, आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों की इक्वालिटी को
अच्छी तरह से समझता है। साथ ही हमारी कंट्री में होने वाले सारे आंदोलन और स्ट्रगल भी इसी बेसिस पर इक्वालिटी और जस्टिस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे हमारा राइट बताया गया है। तवा मत्स्य संघ के सभी होप का बेस भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ही थे। उसी के आधार पर वो अपनी सभी चीजों में कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर बता रहे थे, क्योंकि वो कुछ ऐसा है जो हमारी लाइफ में सच में कुछ मीनिंग रखता है। डेमोक्रेसी में कई लोग और कम्युनिटीज लगातार इस डायरेक्शन में कोशिश करते रहते हैं कि डेमोक्रेसी का दायरा एक्सपैंड होता जाए और ज्यादा से ज्यादा नए और पुराने इश्यूज को रिकॉग्नाइज किया जा सके। हमने इस सीरीज में ऐसे कई टॉपिक्स के बारे में जाना जो डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के आइडिया को चैलेंज करते हैं। जैसे कि हमने कंट्री में हेल्थ सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के बारे में जाना। साथ ही हमने जाना कि कैसे बड़े बिजनेस हाउस मीडिया को कंट्रोल करते हैं, कैसे महिलाओं और उनके काम को कम वैल्यू किया जाता है। उन छोटे फार्मर्स के बारे में जाना जो कॉटन ग्रो करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत ही कम कीमत दी जाती है। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को अफेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये मुद्दे देश में सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी से भी जुड़े हैं। बस इसी के साथ हम इस सीरीज और एपिसोड के एंड तक पहुंच चुके हैं। तो इस पूरी सीरीज से हम ये समझे कि डेमोक्रेसी के लिए इक्वालिटी और उसके लिए स्ट्रगल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी पर्सन और कम्युनिटी की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और अपनी फैमिली की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए।